नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। F2DF द्वारा 25 से 27 अक्टूबर तक ऋषिकुल मैदान में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। F2DF के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राहुल ढींगरा ने बताया कि लघु कृषक व्यापार संघ के सहयोग से आयोजित किए जा रहे किसान मेले का उद्देश्य किसानों के उत्पाद सीधे लोगों तक पहुंचाना और उनकी आयु दोगुना करना है। उन्होंने बताया कि मेले में लगभग 30,000 किसान भाग लेंगे। मेले में शामिल होने वाले किसानों को उन्नत खेती और उनके उत्पादों के प्रचार प्रसार के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के सही दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मेले के माध्यम से किसान अपने उत्पाद सीधे कंपनियों और ग्राहकों को बेच सकेंगे। सीईओ नीरज कुमार का कहना है कि F2DF किसानों की ऑनलाइन दुकान है। इससे जुड़कर किसान अनेक लाभ उठा सकते हैं, अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करने के साथ उचित दाम भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम नीरज है। मैं F2DF का सीईओ हूँ और यहाँ पे जो उत्तराखंड में हरिद्वार में मेला लगाया जा रहा है उसका नाम है FPO किसान मेला, जो SFAC डिपार्टमेंट लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के द्वारा लगाया जा रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है और मुख्य कार्य भी यही है कि जो किसान के उत्पाद है उनको सीधा ग्राहक तक पहुंचाया जाए, ताकि जो एक मिडिल मैन है वो बीच से हट पाए, किसान सीधा अपने सामान ग्राहक को बेच पाए और किसान की आमदनी को बढ़ा पाए। उसके लिए यहाँ पे 3 दिन का 25, 26 और 27 तारीख को ऋषिकुल ग्राउंड में एफपीओ मेला लगाया जा रहा है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा अब तक का एफपीओ मेला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश से एफपीओ आने वाले हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आने वाले हैं। आप ये मानिएगा कि लगभग 50 से ज्यादा एफपीओ, 100 से ज्यादा फार्मर और 1000 से ज्यादा उनके ऑर्गेनिक और नेचुरल उत्पाद यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे लोग सीधा एक किसान से सामान खरीद पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का सामान और सस्ता सामान। सस्ता इसलिए क्योंकि सीधा सामान जो है वो ग्राहक एक किसान से खरीद पाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि जो ग्राहक जो होगा उसको सामान अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, उसको सामान सस्ता मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा, नेचुरल मिलेगा और किसान का फायदा ये होगा कि किसान को जो रेट है, प्राइस है वो अच्छा मिलेगा। देखिए, किसान हमारे साथ पहले जुड़े हुए, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम बनाने वाले हैं। एसएफएसी डिपार्टमेंट ने और नाबार्ड ने मिलके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो वो समूह है जो सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं, उनको टाइम टाइम बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो किसान जुड़े हुए हैं एसएफएसी के साथ, हमारे साथ। किसानों की आय दुगनी करना सरकार की, देश की पहली प्राथमिकता है। इस विषय में पहले एफपीओज बनाए गए थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी बनाई गई थी कि किसानों का समूह इकट्ठा हो, अपने प्रोडक्ट्स बनाए और उनको बेचे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब उन एफपीओ के प्रोडक्ट्स को मार्केट देने के लिए, उनको कंज्यूमर से मिलाने के लिए, उनको बड़ी कंपनियों से, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों से मिलाने के लिए, ताकि उनको और अच्छा भाव मिल सके, उनका सामान और अच्छा बिक सके, हर प्रदेश में एक एक दो दो मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार का मेला उत्तराखंड में हरिद्वार में है, ऋषिकुल ग्राउंड में, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा एफपीओ पूरे भारत से आ रहे हैं। लगभग 1000 से ज्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपने अपने लेकर आ रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है पिछले ट्रेंड को देखते हुए कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन इसमें शिरकत करेंगे। 3 दिन के इस मेले में हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 20 से 30,000 लोग आए, कंज्यूमर्स आए, प्रोडक्ट खरीदें। और हमारा ऐसा मानना है कि लगभग हम 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की सेल इन फार्मर्स को करके दें। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित होटल नेगी पैलेस पर आकस्मिक चेकिंग करते हुए देह व्यापार के किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने संज्ञान लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी व नेहरू कॉलोनी पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाकर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान 4 महिलाओं को मुक्त किया गया, जो कि हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इस स्कैंडल का मुख्य आरोपी जो नेपाल का रहने वाला है, जो इन महिलाओं को नौकरी देने के बहाने से रैकेट का काम करवाता था और इस घटना का जो आरोपी पूर्व में भी रैकेट चलाने के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके अलावा 2 और आरोपी जो कि राजस्थान और रायबरेली के हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नेहरू कॉलोनी में एक होटल की शिकायत थी कि वहाँ पर जो है बाहर के प्रदेशों से कुछ युवतियों को लाया गया है और उनसे अनैतिक काम कराया जा रहा है। इस सूचना पर जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और एसओजी की यूनिट और थाना पुलिस की एक टीम बनाई गई थी और जब वहाँ रेड दी गई तो वहाँ 4 जो है ऐसी महिलाओं को मुक्त कराया गया जो वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की निवासी थी। साथ ही साथ इसमें जो मेन इसका जो पूरा मास्टरमाइंड था वो नेपाल का एक डीलर है, जो इन लोगों को अन्यत्र काम दिलाने के लिए या कहीं प्रलोभन देकर ले आकर यहाँ पर सेक्स स्कैंडल के इसमें धकेलता था। चूंकि इसमें जो ब्रोकर जो मेन जो पाया गया मास्टरमाइंड नेपाल का, पूर्व में भी 2 बार नोएडा में इसी तरह के सेक्स रैकेट संचालित करने में जेल जा चुका है। इसमें 2 लोग और जो पकड़े गए वो भी जो हमारे राजस्थान और
रायबरेली के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा ब्रोकर के रूप में काम किया जा रहा था। जो मेन मालिक जो जिसके यहाँ पर एक्टिविटी चल रही थी वो भी फरार है और एक ब्रोकर भी फरार है, जिसके लिए टीम लगी हुई है। समस्त पूछताछ से पता चला कि इनके द्वारा जो है वेबसाइट बनाकर या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस तरह से वो जो है सेक्स रैकेट का ऑनलाइन अभी व्यापार ये शुरू करने का प्रयास था और काफ़ी सारे इनके कस्टमर के टच में थे ये। चूँकि ये सूचना प्राप्त हो गई तो तत्काल ही पुलिस ने इस पर रेड करी और इसमें इस तरह की गिरफ्तारी हुई और महिलाओं को इनके चंगुल से जिस तरह से ये बरगला कर और नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर लाए थे, उनको मुक्त कराकर उनको जो है न्यायालय में जो पेश कराकर उनको संबंधित अपने जो उनके परिजन है वहाँ सुपुर्द कराया जाएगा। जहां कांग्रेस पार्टी सरकार को निकाय चुनाव न करने को लेकर लगातार हमला करती नजर आई है कि बीजेपी सरकार निकाय चुनाव कराने से डरती है, क्योंकि पिछले 5 साल के बीजेपी मेयर ने शहर में कुछ काम नहीं किया, जिसको लेकर लोग बीजेपी के मेयर से और सरकार से नाराज गुस्सा हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है और पूरी तरह से बीजेपी चुनावी मोड में रहती है और पूरे तरीके से चाहे निकाय चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती है और चुनाव लड़ती है। हम 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाएगा। उत्तराखंड में भू कानून व मूल निवास की मांग को और तेज करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली निकाली है। इसके तहत उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के परेड मैदान से भारी संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की नीतियों के चलते प्रदेश में 3000 से ज्यादा गांव निर्जन हो चुके हैं, साथ ही पहाड़ के पहाड़ भी खाली हो चुके हैं। सरकार को जगाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने राजधानी में तांडव रैली निकाली है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आंदोलन कर रहे यूकेडी कार्यकर्ताओं को सीएम आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जहां पर पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए, इन 24 वर्षों में राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर उत्तराखंड की महान जनता ने सत्ता दी, मगर सत्ता देने के बाद इन 24 वर्षों में विकास के नाम पर विस्फोटक जनसंख्या इस राज्य के अंदर बढ़ा दी। यहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया, हमारी ज़मीनें सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए ताकि उत्तराखंडियत बचे। दुर्भाग्य की बात है कि धामी सरकार मूल निवास भू कानून में तो टरका रही है, मगर यूसीसी कानून को लागू करके उत्तराखंड की सनातन संस्कृति पर जो है बहुत बड़ी चोट मारने जा रही है। हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने कब कहा कि हमारे को यूसीसी की जरूरत है? सनातन धर्म में किसी लड़की को लिविंग रिलेशन में रहने की इजाजत नहीं है, मगर धामी अल्पसंख्यक समाज को का डर दिखाकर सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी स्पष्ट मांग है कि राजधानी गैरसैंण तय की जाए और मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए, पहाड़ से पलायन हो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त हो। इन तमाम मांगों को लेकर पहाड़ों से आज हम अस्थायी राजधानी देहरादून में इकट्ठे हुए हैं। संकेत बड़ा साफ है, लूट ज्यादा नहीं चलेगी, या तो मान जाओ वरना इस सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। आज की जो रैली है, तांडव रैली, ये हम लोगों ने जो राज्य की दुर्दशा हो गई है, राज्य हम लोगों ने बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को जन्म दिया और आज जो यहाँ पर भू माफिया काबिज हो गए हैं, पूरे जो हमारे मैदानी ज़िले हैं उन पर बाहरी प्रदेश के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका ये आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता अब इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमें 1950 मूल निवास चाहिए और भू कानून, सशक्त भू कानून हिमाचल के जैसा चाहिए। हमारी भूमि पर 1 इंच भी कब्जा हम अब किसी को करने नहीं देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल अब ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड का जो युवा है, महिला शक्ति है, वो जाग चुकी है। उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर हम मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मूल निवास और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो सरकार, हमारी सरकारें रही हैं, वो मूल निवास और भू कानून को रोक पाएगी। आप देखना कि अगर यदि उन्होंने इस प्रकार का रोकने की बात की तो जनता उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन तो करेगी, इन सरकारों को भी उखाड़ फेंकेगी। देखिए, ये जो आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये इन सरकारों के कान खोलने के लिए, आंख खोलने के लिए है, क्योंकि ये सरकारें बहरी
और अंधी हो गई है राज्य बनने के बाद। ये उस सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं, न इनको दिखाई दे रहा है न इनको सुनाई दे रहा है, और भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई इनको 24 सालों में। ये राज्य की जो कल्पना हमने की थी, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन पे यहाँ के लोगों का कब्जा होगा, लेकिन 24 सालों में इन्होंने बर्बाद कर दिया इस उत्तराखंड की धरती को। ये पवित्र धरती है, शिव जी की धरती है, इसको इन्होंने जो है राक्षसों के रूप में जो है इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ये नया प्रयास है, नया प्रयोग है, इस राज्य को बचाने का प्रयोग है। और जो हमने राज्य बनाया था तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है, इस राज्य को बचाने की भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए ये राज्य बचाने की लड़ाई है। और 24 साल हो गए राज्य बने हुए, और 24 साल अपने आप में बहुत बड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी शहर में हिंदू जन आक्रोश महारैली के लिए बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग एकत्रित हुए हैं। मुख्य बाजार होते हुए रैली भटवाड़ी रोड पहुंची है। यहां हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका गया। भटवाड़ी रोड पर धार्मिक स्थल होने के कारण पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते में प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दे रही। पुलिस के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक जारी है। इस कारण भटवाड़ी रोड पर प्रदर्शनकारी सड़क जाम कर बैठे। मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मनाने पहुंचे। विश्वनाथ चौक के रास्ते रैली को जाने की इजाजत दी जा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई। इधर जल संस्थान के द्वारा पानी के कनेक्शन पर अब मीटर लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों के घरों में 18,000 और 20,000 रुपये 2 महीने का पानी का बिल आ रहा है। वहीं ग्राम बदाबा वाला के उप प्रधान सोहित चौहान का कहना है कि पहले 200-250 रुपये महीने का पानी का बिल आता था। अब एकदम से पानी के मीटर लगने से 2 महीने का लगभग 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के लोगों के बिल आ रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जल संस्थान के द्वारा उनके साथ इस तरह का अन्याय किया गया तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं उप प्रधान का कहना है कि हमारे द्वारा पहले भी जल संस्थान पर प्रदर्शन किया गया था, तो जल संस्थान के जेई ने बिल में संशोधन की बात कही थी, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संस्थान अगर इसी तरह से लोगों को अनाप शनाप बिल थमाता रहा तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये जल संस्थान द्वारा हमारे ग्राम पंचायत बादामा वाला में कुछ बिल वितरित किए गए, जिसमें बिलों में वृद्धि इतनी हुई जिसके लिए हमें जल संस्थान का घेराव करना पड़ा। पिछले 18 तारीख को हमने जल संस्थान का घेराव किया था। हमने इसमें आपत्ति जाहिर करी। समस्त ग्रामीण परेशान थे। पानी के बिलों में इतनी वृद्धि हो गई है कि एक आम आदमी भी, जो आम आदमी जिसके घर में गाय, पशु, जानवर इत्यादि सभी लोग, सभी जानवर हैं, और घर में पानी के बिलों में वृद्धि इतनी हो गई थी कि 15-15 हज़ार रुपये, 18-18 हज़ार रुपये पानी के 2 महीने का बिल आ रहा है। क्यों आ रहा, कारण क्या है? कारण जल संस्थान द्वारा कोई सफाई नहीं दी गई अभी तक। जल संस्थान बोलता है कि आपके मीटर की अंदर लीकेज की समस्या हो सकती है, या आपका कहीं पर पानी की लाइन लीकेज है, मीटर आपका कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमने थोड़ी सी जांच भी करी अपने गांव में, अपने ग्रामीणों में। मैंने गांव में जाके चेक किया। गांव में चेक करने के बाद मैंने मीटर की जो स्थिति देखी, मीटर अपनी जगह सही है, पर जल संस्थान ने जिस दिन से मीटर लगाया उसी दिन से हर ग्रामीण, हर उपभोक्ता के ऊपर पानी का बिल जोड़ दिया। बिल से बहुत ज़्यादा परेशान है सर। इतना बिल तो हमारी ज़िंदगी में कभी हमने बिल देखा ही नहीं कि पानी का बिल कभी इतना भी आता है। बिजली है तो बिजली के बिल से भी ज़्यादा वो हो रहा कि बिजली तो ये पानी का यूज़ तो इंसान तब करेगा जब उसे ज़रूरत होगी। बिजली तो यार चलो इंसान कंटिन्यू चलाता ही है। हमारे घर में ये चीज़ मैंने उस समय उन्होंने मीटिंग रखी तब भी बोली थी कि हमारे घर में पशु भी है सर। एक बार बताइए, पशु कोई लिमिटेड पानी तो पिएगा नहीं, वो एक बाल्टी से ऊपर 3-3 बाल्टी वो पानी पी जाते हैं। नहलाने के लिए, गर्मी है तो नहलाने के लिए पशुओं को पानी की जरूरत पड़ती है सर। गाँव का एरिया है ये, अगर हम साग सब्जी बोएंगे उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई नदी नाले तो चल नहीं रहे, या कुएं या नहर है जिससे हम वो कर लेंगे। हमने ये चीज़ उन्हें पहले भी बोली थी, सर हम इस बिल से परेशान है और हम इतना बिल नहीं दे सकते। 200-250 हमने बोल दिया था, 200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा मानसून सीजन में बारिश से सरकारी विभागों को हुए नुकसान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया
और समन्वय समिति के साथ बैठकर जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नैनीताल में निरीक्षण के दौरान बताया कि बरसात के मौसम में गौला नदी के तेज बहाव में खेल विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, एनएचआई, अन्य विभागों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए समन्वय समिति गठित की गई थी, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द स्टेडियम की सुरक्षा दीवार तथा एनएचआई की सड़कों की मरम्मत को लेकर सभी विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा गया है और जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार जो आपदा आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नदी का जो जल भराव प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गौला के किनारे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसमें पीडब्ल्यूडी की रोड भी है और रेलवे का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ एनएचआई का ब्रिज है और ये खेल विभाग का एक स्टेडियम भी है। तो ये सारे एसेट्स में फ्यूचर जो प्रोटेक्शन वर्क्स है और जो डिज़ास्टर मिटिगेशन के काम हैं वो किस प्रकार से करे जाएं, उसके लिए एक समिति विभिन्न विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने गठित करी थी। उन्होंने अपनी जो सर्वे है वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और उनकी जो रिकमेंडेशंस है उस पर फाइनल निर्णय लेकर शासन को प्रेषित किया जाना है। उसी के लिए आज मैंने यहाँ पर विज़िट किया है और अभी हम अधिकारियों के साथ इसमें एक मीटिंग भी करेंगे और जो भी रिकमेंडेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट ने दी हैं अपने अपने प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए, उसमें एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग के एसेट को कोई नुकसान ना पहुँचे, ये समन्वय बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी फाइनल रिपोर्ट इसमें बनेगी सभी की सलाह से, उसको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क्स का धनराशि वगैरह है वो निर्गत करने का काम करा जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हल्द्वानी में दीपावली त्यौहार के मद्देनजर प्रशासन शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इस दीपावली में न सिर्फ प्रवासी बड़ी संख्या में शहर में आते हैं बल्कि पर्यटन सीजन भी प्रभावी रहता है। ऐसे में शहर में सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाजारों में भीड़ बढ़ने की स्थिति में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। साथ ही पटाखा बाजार से लेकर त्योहारी सीजन की विशेष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। दीपावली के त्यौहार पर एक तो बाज़ार में फुटफॉल काफ़ी बढ़ जाता है, साथ ही जो हमारे प्रवासी लोग हैं वो त्यौहार के टाइम पे घर आते हैं। साथ ही ये ट्रेंड भी देखा गया है कि वीकेंड होने की वजह से पर्यटकों का भी आवागमन इस बीच में हो जाता है। उसी को देखते हुए एक तो अतिरिक्त जो सुरक्षा है वो पुलिस के माध्यम से की जाएगी। साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उस पर विशेष फोकस रहेगा और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो हमारे परिवहन निगम की बसें हैं उसका अतिरिक्त रूप से उनकी संख्या बढ़ाते हुए संचालन किया जाएगा ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। सर, इसके अलावा देखिए, जो हमारे 13 चौराहे हैं उनके चौड़ीकरण का काम प्रगति पर है। कुछ जगहों पर हम लोग काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो ये निर्णय लिया गया है, डीएम मैडम के भी निर्देश हैं कि दिवाली से पूर्व जो है उसको BMSDBC करके और सड़क को आम आदमी के उपयोग हेतु उसको उपलब्ध करा दिया जाए। तो उसी क्रम में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है और लोक निर्माण विभाग इन जहाँ पर भी यूटिलिटी शिफ्ट हो चुकी हैं वहाँ पर SDBC का काम दिवाली से पूर्व पूर्ण कर लेगा। ये सभी निर्देश दिए गए हैं। इधर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र दादूपुर गोविंदपुर में आरोपी एवं उसका साथी किराए पर दुकान लेकर उसमें नकली शराब बनाने का गोरख धंधा चला रहे थे, जहां से भारी मात्रा में एल्कोहलिक केमिकल व नकली शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई है। दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं। दोनों आरोपी मिलकर अल्कोहलिक केमिकल में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाकर उसमें शराब जैसा रंग लाने के लिए फूड कलर मिलाते थे तथा नकली शराब की तीव्रता बढ़ाने के लिए फिर उसमें यूरिया मिलाया जाता था। पुलिस द्वारा सिंबल चौक दादूपुर गोविंदपुर के पास से संदिग्ध को सेंट्रो कार सहित दबोचा गया, जिसमें 400 लीटर अल्कोहलिक केमिकल, 80 लीटर नकली शराब, 2 किलो यूरिया शराब की बोतल के ढक्कन, लेवल रैपर आदि बरामद किए गए हैं। शराब को, नकली शराब को लेके काफ़ी बड़ी कार्रवाई वहाँ पर भी हुई थी और इसको लेके और नकली शराब के कारण वहाँ पर कुछ काफ़ी डेथ वहाँ पर हुई थी। इसको लेके सेंसिटिविटी लगातार
बढ़ी हुई थी। हमारे स्टेट में भी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इसमें चिंता व्यक्त की गई थी और उनके द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया था हमारे डीजीपी महोदय द्वारा भी कि इस प्रकार का कोई भी एक्ट अगर हमारे यहाँ होता है उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारे एसपी सिटी और एएसपी के साथ हमारे थाना रानीपुर की टीम ने एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग के साथ गोविंदपुरी इलाके में, दाऊदपुर गोविंदपुरी इलाके में एक व्यक्ति जो अनिल सिंह है, कानपुर का ये मुद्दा रहने वाला है और यहाँ पर ये एक नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई, इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसको करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो इसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो सर हमारे रॉयल स्टैग के बॉटल्स और ढक्कन हमें इसमें प्राप्त हुए हैं और उनको पुलिस ने कब्जा में लिया है और ये व्यक्ति अभी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। इसमें अन्य जो लोग हैं जो इस पूरी नेक्सस में जुड़े हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें खासकर जो इस पूरी चेन में जो भी लोग इसको यह सामान मुहैया करा रहे थे या यहाँ से जो बेचने का जो कार्य कर रहे थे उनको भी हम राउंड अप करेंगे जल्दी इसमें अरेस्टिंग। आज स्टेट ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी थर्ड अलॉज द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 25 से 27 अक्टूबर को एक सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन में देश भर से 2000 से अधिक रोग विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस सम्मेलन में 200 से अधिक शैक्षिक सत्र, कार्यशालाएं और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नवीनीकरण, शोध और नवाचारों पर भी चर्चा की जाएगी। ऑप्थेल्मोलॉजी का मिशन रोगियों और आम जनता के लिए एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करके दृष्टि की रक्षा करना और जीवन को सशक्त बनाना, नेत्र चिकित्सा शिक्षा का नेतृत्व करना और नेत्र विज्ञान के पेशे को आगे बढ़ाना है। तो एक कोतवाली सिविल लाइंस रुड़की पर नाबालिग लड़की का पीछा कर छेड़खानी करने के संबंध में आरोपी निवासी निकट सिटी पब्लिक स्कूल मोहल्ला सती को लड़की के पिता व अन्य लोगों द्वारा पकड़कर कोतवाली रुड़की लाकर तहरीर देकर बताया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग लड़की का पीछा कर छेड़खानी की गई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली रुड़की पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।